ओके, तो ये है एक्सरसाइज 10.2। उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसके पहले वाली वीडियो बनाई गई है, इसके पहले की थोड़ा सा जो है उसके पहले आप देख के आइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो एक्सरसाइज 10.2 में है कि किसी भी वृत्त पर किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई एक वृत्त है ये, ठीक, अब इस वृत्त में कोई भी बिंदु है, ठीक है, तो कोई बिंदु जो होगा वो तीन जगह हो सकता है। पहला तो या तो बिंदु वृत्त के बाहर हो सकता है, दूसरा बिंदु वृत्त के अंदर हो सकता है, मतलब सरफेस पे हो सकता है, इसकी सतह पे, मतलब परिधि पे, और तीसरा में भी जो बिंदु हो वह वृत्त के अंदर होगा। तो तीन केस हो सकते हैं। पहला, जब बिंदु वृत्त के अंदर हो। ओके, दूसरा केस ये हो सकता है जब बिंदु वृत्त की परिधि पर हो। परिधि मतलब कि इस पे होना चाहिए, इस लाइन पे, ठीक है। और तीसरा ये ध्यान देना है कि जब बिंदु वृत्त के बाहर हो। कहाँ हो? बाहर, ठीक है। अब ये ध्यान देना है, पहली कंडीशन तो ये है कि अगर बिंदु जो है वृत्त के अंदर है तब कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि बिंदु अगर वृत्त की परिधि पर है तब कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और तीसरी कंडीशन ये है कि बिंदु अगर वृत्त के बाहर हो तब कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो पहली चीज़ ये ध्यान देते रहिए कि अगर यहाँ पे ये वृत्त है, अगर बिंदु जो है वृत्त के अंदर है तो इस वृत्त से जो भी आप स्पर्श रेखा खींचोगे ये वृत्त को कट करेगी, कभी भी वृत्त को स्पर्श नहीं करेगी। यानी एक चीज़ यहाँ बता सकते हैं कि अगर बिंदु वृत्त के अंदर है तो उससे वृत्त पर एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर बिंदु वृत्त की परिधि पर हो। सोचो, अगर बिंदु यहाँ पे हो, कहीं वृत्त की परिधि पर हो, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते? केवल एक। यहाँ से ऐसे केवल एक ही तो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो अगर बिंदु वृत्त की परिधि पर हो तो एक बिंदु से केवल कितनी स्पर्श रेखा? एक, केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, आ गई बात। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसके बारे में पढ़ना है पूरी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 10.2 में, ठीक है, कि अगर बिंदु वृत्त के बाहर हो, सपोज बिंदु यहाँ कहीं हो। अब अगर बिंदु यहाँ कहीं हो तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक तो आप ऐसे कुछ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक हो गई। अगर इसको कुछ देर के लिए मिटा दें, दूसरी और कोई खींची जा सकती है, एक ऐसे खींची जा सकती है, यहाँ से ये ऐसे यहाँ पे टच करती हुई जाएगी, ठीक है। कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? दो। तो ये ध्यान देना, जब बिंदु वृत्त के बाहर हो तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। याद रहेगा, पहला क्या है? अगर बिंदु अंदर है तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं, बिंदु वृत्त की परिधि पर है तो केवल एक स्पर्श रेखा, और अगर बिंदु वृत्त से बाहर है तब कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? दो स्पर्श रेखा। कोई इसमें डाउट नहीं, ठीक है। अब एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये है कि अगर बिंदु वृत्त के बाहर हो
तो इससे जो आप स्पर्श रेखा खींचते हो, ये एक स्पर्श रेखा मान लो, ये बिंदु P है, यहाँ से आपने स्पर्श रेखा खींची, ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है, ये स्पर्श रेखा पूरी बोली जाएगी। ये जो रेखा है ये यहाँ से यहाँ तक स्पर्श रेखा बोलेंगे। लेकिन अगर कोई पूछे स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है तो क्या बताएंगे, केवल P से लेके कहाँ तक, A तक, P से लेके A तक, यहाँ से यहाँ तक ही इसको आप स्पर्श रेखा की लंबाई बोलेंगे। स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ भी स्पर्श रेखा की लंबाई कहाँ से कहाँ तक बोलेंगे, P से B तक। स्पर्श रेखा पूरी है लेकिन लंबाई कहाँ से कहाँ तक मापी जाएगी, P से लेके B तक, याद रहेगा। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि अगर बिंदु बाहर है, बिंदु कहाँ है, बाहर है, तो इससे जो भी स्पर्श रेखा आप खींचोगे दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। ओके, यहाँ पे बनाते हैं, ये ध्यान देना है। ओके, क्या है, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा पर, बाह्य बिंदु से वृत्त पर, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ये ध्यान देना है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये वृत्त है, ये कोई बाह्य बिंदु है, इससे अगर इस पे हम स्पर्शी खींच दें, एक तो ये मान लीजिए यहाँ कहीं टच कर रहा है, एक तो ये मान लीजिए, दो स्पर्शी खींचे हैं, इसको P मान लीजिए, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B और ये इसका केंद्र हो गया। तो ये ध्यान देना है, ये थ्योरम क्या कहता है, ये प्रमेय है एक, प्रमेय, प्रमेय मतलब थ्योरम समझ सकते हैं, ठीक है, कि बाहर से अगर आप, कोई बाहर बिंदु है, इससे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो। ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं उनकी लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि ये चीज़ बराबर होती है, तो कैसे पता, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ मतलब उत्पत्ति कह सकते, प्रूफ कह लीजिए, प्रूफ। चलिए एक काम करें, ये केंद्र है, P को केंद्र O से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं और इसको यहाँ से, ठीक है। अब देखा जाए तो ये दो त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज कौन सा है, ये O है, OPA, एक त्रिभुज हो गया OBP। अब यहाँ से अगर ध्यान दीजिए कि अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, क्योंकि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, तो अगर ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, बराबर हो गए, तो जितना PA होगा उतना PB होगा। प्रूफ किया जा सकता है ना। चलिए दोनों त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज OPA तथा त्रिभुज OPB में, ठीक है। बताइए OPA तथा OPB में क्या क्या चीज़ें बराबर है, कोई तीन चीज़, भाई सर्वांग समता की तीन कंडीशन होती है ना, या तो ट्रिपल यस होना चाहिए, या तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो भी सर्वांगसम कहा जा सकता है, या तो यस ए यस होना चाहिए, या तो दो भुजा और उनके बीच का कोण बराबर हो तो भी सर्वांगसम कहा जा सकता है, या तो ए यस ए यानी कि एक भुजा और उनके दोनों ओर के कोण बराबर हो तभी भी सर्वांगसम कहा जा सकता है, या तो आर एच यस, एक तो राइट एंगल हो मतलब 90 डिग्री का हो और उनका हाइपोटेनस बराबर हो मतलब कर्ण बराबर होना चाहिए, और एक कोई भी साइड बराबर हो तो कहेंगे आर एच एस से वो कांग्रुएंट हो जाएंगे, कांग्रुएंट मतलब सर्वांगसम हो जाएंगे। और अगर सर्वांगसम हो गए तो उनके सभी अंग बराबर, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। अब कोई भी तीन चीज़ बराबर देखनी है, चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें बराबर है। पहला तो ये देख लीजिए OP दोनों में कॉमन है। OP देखिए ये OP है, इस वृत्त में है, सॉरी इस त्रिभुज में है, देखिए OPA, इसमें OP एक भुजा है कि नहीं है, तो यहाँ से कह सकते हैं इसका OP जो है, OP इसमें भी है और OP इस त्रिभुज में भी है, OPB इसमें भी है ना OP, तो OP क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। क्या हो गया, ये कॉमन। चलिए कोई और चीज़ यहाँ से बता सकते हैं, OA, जितना OA होगा उतना ही OB, क्यों, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और एक ही वृत्त में 1000 त्रिज्या बनाओ हज़ारों बराबर होंगी। और कह सकते हैं OA बराबर में कितना, OB, ये क्या है,
त्रिज्याएं हैं और हम जानते हैं एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और तीसरा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ये है कि ये वाला कोण देख रहे हैं, ये वाला कोण कितने का होना चाहिए, 90 का होना चाहिए। क्यों, इसके पहले बताया गया है कि कोई भी अगर स्पर्श रेखा है तो स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या खींची जाती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये चीज़ बताया गया है। तो क्या कह सकते हैं, कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। क्यों, प्रत्येक कितने के हैं, 90 अंश के। क्यों 90 अंश के हैं, रीज़न लिख ले जाएंगे कि स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसका पहला प्रमेय बताया गया है इसके पहले वाले वीडियो में। ओके, लिख देंगे अतः के त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। देख लीजिए कोई कांग्रुएंसी लग रही है, देख लीजिए एक कोण हो गया 90 का, मुझे लग रहा है ये वाला लग रही है, एक राइट एंगल हो गया 90 का हो गया। दूसरा 90 के सामने वाली भुजा जो होती है कर्ड कहलाती है, हाइपोटेनस कर्ड, ये देखिए दोनों में कॉमन हो गया। और तीसरी एक साइड भी बराबर हो गई। तो कह सकते हैं अतः त्रिभुज कौन सा, ओ पी ए सर्वांगसम है। ये सर्वांगसमता का चिन्ह होता है किसके, त्रिभुज ओ पी बी के। ठीक है, कौन सी सर्वांग क्षमता लगी है, RHS सर्वांग क्षमता। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए RHS सर्वांग क्षमता, याद रहेगा, कोई दिक्कत। अब अगर ये सर्वांग सम है तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्वांग सम मतलब सभी अंग बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि इस त्रिभुज का ये वाली भुजा इसके इस वाली भुजा के बराबर होगा। लिख देंगे अतः जो PA है किसके बराबर होगा, PB के, याद रहेगा। तो इस तरीके से हमेशा ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको याद रखना है कि बाहर से अगर कोई बिंदु बाहर है तो उससे जो भी आप स्पर्शी खींचेंगे, दो ही स्पर्शी खींची जा सकती है और दोनों की लंबाइयाँ क्या होंगी, बराबर होंगी। कर सकते हैं, चलिए आगे बताएं। इसी चीज़ को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। इसी चीज़ को, ये तो फर्स्ट मेथड है, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें सर्वांग क्षमता नहीं लगानी पड़ेगी। दूसरा क्या तरीका होता है, दूसरा तरीका होता है सेकंड मेथड। इसका दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं इसको, सेकंड मेथड, इसको आप पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से भी इसको सिद्ध किया जा सकता है। कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए पहली चीज़ पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है और कहाँ अप्लाई होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि भाई कोई समकोण त्रिभुज हो, पाइथागोरस ने क्या बताया था, कोई समकोण त्रिभुज हो, उसमें जो ये कर्ण होता है, इस कर्ण का जो वर्ग होता है, ठीक है, बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसमें एक लंब होता है, एक आधार होता है। तो कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, यही तो होता है। अब जरा देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है कि नहीं लग सकता, लग सकता है, क्योंकि कहीं भी कोई भी समकोण त्रिभुज आ गया तो तुरंत उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं इसमें एक एक करके। सबसे पहले ऊपर वाले त्रिभुज में लगाते हैं, ये P है, ये B है। ऊपर वाले त्रिभुज में लगाया जाए, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज OPA में। जरा पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, क्या कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है, तो जो 90 पे खड़े हो जाइए, 90 अंश का कोण ये है ना, इस पे खड़े हो जाइए, इसके सामने कौन सी भुजा दिखाई देगी, ये वाली, तो यही तो कर्ण हुई। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर बराबर, लंब किसी एक को मान सकते हैं, इनमें दोनों में से किसी एक को लंब मान सकते हैं। लंब किसको मान लीजिए, OA को, कितना आ जाएगा, OA का स्क्वायर और प्लस में आधार, आधार कौन बच रहा है, PA बच रहा है ना, PA का स्क्वायर। कोई समस्या यहाँ पे। अब देखो इधर प्लस OA स्क्वायर, इसको इधर भेज दिया जाए, माइनस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर बराबर में PA स्क्वायर। एक समीकरण बना लो। हाँ भाई, बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत। या अगर ऐसा ना करना चाहें तो ऐसे ही रहने दीजिए, कोई समस्या नहीं, इसी पर रहने दीजिए, इसी को समीकरण 1 मान लीजिए, हो गया। आगे आ जाइए दूसरे त्रिभुज में। दूसरा त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है ना, क्योंकि एक कोण इसका भी 90 अंश का है। लिखेंगे त्रिभुज OPB में, कोण भी 90 का है ना, कोण भी यहाँ पे लिख लीजिएगा, कोण A कितने का है, 90 का है। अतः यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय यूज हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय से ये चीज़ लिखी गई, ठीक है। यहाँ भी त्रिभुज OPB में कोण भी कितने का है, 90 अंश का। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज हुआ। अगर ये समकोण त्रिभुज हुआ, इसका मतलब है कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई हो सकता है। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है बताइए, OP
भाई कर्ण मतलब क्या है, 90 के सामने वाली भुजा, 90 अंश का कोण यही ना, 90 के सामने कौन है, यही वाली तो भुजा है, तो यही तो कर्ण होगी ना। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कौन है, ये वाला OB, चाहे OB को लंब मानिए चाहे इसको मानिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, दोनों में से किसी एक को लंब मान सकते हैं। लंब जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तब जाके प्रॉब्लम होगी, तब वहाँ देखना होगा कि न्यून कोण कौन है, तब उसके सामने वाली भुजा लंब। यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, इसको कर्ण मानिए, बाकी दोनों में से किसी एक को लंब किसी एक को आधार, तो इसको लंब मान लिया जाए OB को। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब OB का स्क्वायर प्लस आधार कौन हो जाएगा, PB का स्क्वायर हुआ। समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 में क्या खास बात है, इन दोनों का बायां पक्ष क्या है, बराबर है। यहाँ पे लिख लें समीकरण 1/2 से, बताइए बायां पक्ष बराबर है ना, तो इसका मतलब दायां पक्ष भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका दायां पक्ष बताइए, कहेंगे OA स्क्वायर प्लस में PA स्क्वायर बराबर, इसका बताइए OB स्क्वायर प्लस में PB स्क्वायर। अब एक बात बताइए, क्या OA और OB इक्वल हैं, OA और OB इक्वल हैं, क्योंकि दोनों त्रिज्या है ना, और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ OA OB इक्वल हैं, इसका मतलब चाहे तो इसको आप कट कर सकते हैं, तो यहाँ तो आप चाहे तो दोनों को कट कर दीजिए। यहाँ रीज़न लिख दीजिएगा, चूँकि OA बराबर क्या था, OB था, अतः इसका मतलब इसका स्क्वायर भी बराबर होंगे, और बराबर होंगे दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो कितना बचा, PA स्क्वायर बराबर में PB स्क्वायर, दोनों का वर्गमूल निकाल लीजिए तो आ जाएगा PA बराबर PB। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। आ गई बात समझ में। ओवरऑल मिला जुला के ये याद रखना है कि कोई भी वृत्त हो, बाह्य बिंदु से उस पर जो 2 स्पर्शी आप खींचते हैं, उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, याद रहेगा। चलिए अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या है, जैसे ये आपने वृत्त बनाया, ठीक, आपने कहा ये बाह्य बिंदु है, इसको आपने P मान लिया, ये इसका केंद्र है, इसको O मान लिया। आपने कहा इससे जो इस पे हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, सपोज ये A है, इसको आपने यहाँ पे इसको थोड़ा सा ढंग का बना लेते हैं, यहाँ से ये मिला दिया, B हो गया, ये मिलाया था ना, ये त्रिज्या है, ये है, इसको मिलाया था कि नहीं मिलाया था, मिलाया था। क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम आए थे, आए थे। अब अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनकी हर एक चीज़ बराबर होनी चाहिए ना, इसका मतलब PA बराबर PB, ये चीज़ प्रूफ किया गया अभी। अब एक बात बताओ, क्या ये वाला एंगल बराबर नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देना कि इनका जो ये केंद्र होता है, इस कोण के समद्विभाजक पर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, इस कोण को समद्विभाजित करने वाली जो रेखा होगी उसी पे इसका केंद्र आएगा, याद रहेगा। बस थ्योरम याद रहना चाहिए, बस उसके बाद आराम से सभी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं एक एक करके।